Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, a paper from ACCA, Association of Chartered Certified Accountant. And today we are going to learn about IS 37 provisions, contingent assets and contingent liabilities. तो आज हम इसको देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है फ्रॉम FR पॉइंट ऑफ व्यू। तो आए इसको डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम फोकस पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं इस वीडियो में भी। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं, प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोविजंस बेसिकली एस्टीमेट होता है, जैसे कि IS 37 इसको डील करता है। तो इसमें वैसे IS 37 में 3 एरियाज हैं, प्रोविजंस भी हैं, कॉन्टीजेंट एसेट्स भी हैं और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो हम पहले प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोविजन क्या होते हैं, जब प्रोविजन नहीं बनते थे या फिर IS 37 नहीं था तो प्रोविजन को कैसे डील करते थे। तो इन सब चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्रोविजंस बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि एस्टीमेट्स होते हैं, अंदाज़ा होता है उर्दू में अगर हम बात करें, एक तरह का अंदाज़ा होता है फॉर एक्सपेंस और इनकम। तो हम नॉर्मली एक्सपेंस के लिए प्रोविजन का वर्ड यूज़ हो रहा होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि पहले कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या था जब IS 37 नहीं था, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बेसिकली प्रोविजन बनाते क्यों हैं। Until the issue of IS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets, there was no accounting standard covering the general topic of provisions. इससे पहले कोई भी accounting standard नहीं था, कोई इसकी treatment नहीं थी. This led to various problems. सबसे पहले provisions were often recognized as a result of an intention to make expenditure rather than obligation to do so. जैसे कि हम सबको पता है कि IS 37 हमें कुछ जो है क्राइटेरिया देता है प्रोविजन रिकॉर्ड करने के, कुछ हमें टेक्निक्स देता है प्रोविजन रिकॉर्ड करने के, कुछ हमें ऑब्लिगेशंस देता है प्रोविजन रिकॉर्ड करने के। लेकिन जब ये नहीं था तो लोग क्या करते थे कि इंटेंशन की बेस पे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लेते थे और अपने प्रॉफिट को कम कर लेते थे और अल्टीमेटली अपने टैक्स को भी कम कर लेते थे। क्योंकि आपको पता है जो आपका एक्सपेंस होता है वो आपके प्रॉफिट को कम करता है और उससे अल्टीमेटली आपका टैक्स भी कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप टैक्स डिडक्ट करते हैं टैक्स एक्सपेंस को और देन आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हासिल कर पाते हैं। तो इससे उनको क्या फायदा होता है कि वो एक तरह से अपने टैक्स को रिड्यूस कर पाते थे और या फिर विंडो ड्रेसिंग के लिए भी इसको यूज करते थे। ठीक है, सेकंड क्या होता था, सेवरल आइटम्स कुड बी एग्रीगेटेड इनटू वन लार्ज प्रोविजन दैट वाज रिपोर्टेड एज एन एक्सेप्शनल आइटम। समझ आने वाली बात है, किसी ऐसे आइटम के अंदर प्रोविजन मार दिया या फिर एक बड़ा प्रोविजन बना दिया उसके अंदर और अपनी एक्सपेंस को बढ़ा दिया जिससे आपकी अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाए और एक तरह से विंडो ड्रेसिंग का एलिमेंट क्रिएट हो जाए। Third, inadequate disclosure mean that in some cases it was difficult to ascertain the significance of the provisions and any movements in the year. ये भी एक प्रॉब्लम था कि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी जैसे कि IS 37 हमें देता है वो भी नहीं की जाती थी इन केस ऑफ कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज या फिर इन केस ऑफ प्रोविजंस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से IS 37 आया। इसके अलावा कुछ मजीद प्रॉब्लम्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हिस्टोरिकली जो मजीद प्रॉब्लम्स फेस किए जाते थे ड्यू टू नॉट हैविंग IS 37, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। The historical problem of provisioning. The making of provision was an area of accounting abuse prior to the introduction of any relevant accounting standard. Users of financial statement found it very difficult to understand profit figures arrived at after the charging or releasing of provisions at management's discretion. जो मैनेजमेंट बताती थी उनको अग्री करना पड़ता था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और जो है क्योंकि जो मैनेजमेंट बोलती थी उसी तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनको देखने को मिलती थी। तो IS 37 जब नहीं था तो ये सब चीज़ें हो रही थी। A common example was on the appointment of a new management team to a business. Number one, on appointment the new management should set up a large provisions for reorganization. जैसे आपको पता है कि reorganization का हमारे पास प्रोविजन होता है। तो लोग क्या करते थे जब IS 37 नहीं था तो लार्ज प्रोविजंस क्रिएट कर देते थे, अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को कम कर देते, सेइंग दे वर नीडेड as a result of the action of the previous management. Such depressed profits could therefore be blamed on that previous management team. और ख़राब परफॉर्मेंस दिखा के बोलते थे कि अगर पुरानी टीम थी या पुरानी मैनेजमेंट थी तो सारा उसका इल्ज़ाम वो पुरानी मैनेजमेंट पे डाल देते थे। इससे क्या होता था कि उनकी परफॉर्मेंस खुद की अच्छी दिखने लगती थी, हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं होती थी
और पुरानी मैनेजमेंट पे सारा ब्लेम गिरता था। तो इस तरीके से वो प्रोविजन का यूज करते थे। देन सेकंड एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि 1 or more years later the new management would discover that not all those provisions were necessary। ठीक है, so they would be written back enhancing profits probably without any disclosure। यानी कि एक साल में परफॉर्मेंस खराब दिखा दी प्रोविजन बढ़ाकर, ताकि पुरानी मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम डाला जा सके, और फिर अगले साल में उन्हीं प्रोविजन को रिवर्स कर दिया या फिर उन प्रोविजन को जो है ख़त्म कर दिया, और उसकी वजह से उनके प्रॉफिट बढ़ जाते थे और वो क्या करते थे, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाते थे कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि देखा जाए तो कंपनी की एक्चुअल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो इस तरीके से प्रोविजंस को यूज़ किया जा रहा था। So the profits under the new management would look impressive when in reality they had been created by the release of provisions, सही है, charged in an earlier period। जो पहले प्रोविजन बढ़ा दिए, अपनी बारी आई तो उन्होंने अपने प्रोविजन को रिड्यूस कर दिया, जिससे उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखना लग जाती थी। तो ये थे थोड़े प्रॉब्लम्स IAS 37 ना होने की वजह से। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव IAS 37। IAS 37 फिर आ गया। IAS 37 ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। उसने कुछ क्राइटेरिया, कुछ ट्रीटमेंट बताई, कुछ अकाउंटिंग बताई प्रोविजंस के लिए। तो उन्होंने क्या बताया, द ऑब्जेक्टिव IAS 37 contingent liabilities and contingent assets is to ensure that appropriate recognition criteria होना चाहिए and measurement basis are applied to provision, contingent liabilities and contingent assets, and that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statement to enable user to understand their nature, timing and amount। ठीक है, तो IAS 37 ने बताया क्या डिस्क्लोज करना है, किसका प्रोविजन बनना है, किसकी ट्रीटमेंट होगी, ये सब IAS 37 ने आपको बताया, जिसको आज हम यूज कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक मजीद चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज बेसिकली प्रोविजन। वैसे प्रोविजन जैसे कि आपने लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन, इसी तरीके से प्रोविजन भी एक ऑब्लिगेशन होता है और एक प्रोविजन जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है। तो अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट का भी ना पता हो और जिसकी टाइमिंग का भी ना पता हो कि वो कब रिकॉर्ड होगा, उसमें अनसर्टेनिटी हो, उसमें प्रोबेबिलिटी हो, ये इस चीज के लिए हमें IAS 37 गाइड करता है। लायबिलिटी की डेफिनेशन इसने फिर बताई हुई है, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स और पास्ट ऑब्लिगेशन, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits। फ्रेमवर्क की डेफिनेशन है, ये लायबिलिटी की डेफिनेशन है, ये प्रोविजन की डेफिनेशन है, और इसको डील प्रोविजन को जैसे मैंने कहा IAS 37 करता है। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और लायबिलिटी की डेफिनेशन तक ही रखेंगे। लायबिलिटी की डेफिनेशन बेसिकली फ्रेमवर्क सीखी। आपके कोई भी क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोविजन की ट्रीटमेंट क्या है और IAS 37 हमें इस बारे में क्या बताता है, और कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।